हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने देखेंगे 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है हमारी, जो आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर और जो भी अच्छे क्वेश्चन आपके साथ में बन सकते हैं आर्मी अग्निवीर के क्वेश्चंस के लिए, तो वो सारे हम इन 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में कर रहे होंगे। जितने भी अभी आप तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सारे इस सीरीज में हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर्स आपके सामने दिए हुए हैं बेटा, जो आपके आरबी अग्निवीर में चैप्टर आने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक अपना हो जाता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो हम लोग सीक्वेंस से ही चल रहे होंगे और एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करते हुए चल रहे होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर आपके बनेंगे सारे इसी में हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पहला टॉपिक बेटा, जो है कौन सा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आप जिसे कहते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है और कैसे हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते बेटा। तो देखो, बात करेंगे बेटा किसकी, हम लोग नंबर सिस्टम की। अगर देखें नंबर सिस्टम अपना, अगर बात करें बेटा आप नंबर सिस्टम, तो क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक। तो नंबर सिस्टम को अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो स्टार्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजिट। तो डिजिट कौन कौन सी होती हैं, जीरो से लेकर, अगर हम लोग देखें तो जीरो से लेकर 9 तक। मतलब जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिजिट बेटा कितनी होती है, तो आप कहोगे जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक हम जाते हैं, 9 तक। ये सारे हमारे क्या हैं, डिजिट, जिन्हें आप कहते हो अंक। अगर आपसे पूछी जाए कि अंकों की संख्या कितनी होती, बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है, नंबर ऑफ डिजिट, क्या, नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ डिजिट यानी अंकों की बेटा संख्या, क्या, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाती है, जीरो भी एक आपका क्या है, डिजिट है। तो इसलिए आपकी जो डिजिट की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। इसमें से दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया इनको। एक आपका डिवाइड किया गया बेटा सम संख्या और एक किया गया विषम संख्या है। किसमें, एक सम संख्याओं में किया गया और एक विषम संख्याओं में किया गया। सम संख्याएं जो आपकी होते हैं इवन नंबर, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो ऑड नंबर होती है, ठीक है। इनमें से 10 में से 5 आपके क्या रहे, ऑड, और 5 रहे आपके इवन। अगर हम कहें इवन की बात करें तो इवन में आपको देखना है, इवन में आपको बेटा देखना है कि जिस नंबर के इकाई के स्थान पर ये 5 अंक आ जाते हैं, कौन कौन से, 0, 2, 4, 6 और 8। इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं तो वो अंक हमारा कैसा होगा, वो संख्या हमारी सम होगी। अगर हम बात करें विषम की, तो विषम के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9, मतलब जिनके इकाई के स्थान पर ये 5 अंक आ जाते हैं वो संख्या हमारी कैसी होगी, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें हम लोग, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने कोई संख्या थी 4,82,770। मतलब क्या है इसका, इकाई का अंक वो होता है जो दी गई संख्या की लास्ट डिजिट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यूनिट प्लेस। तो अगर हम इस संख्या का बेटा यूनिट प्लेस देखें तो इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस हमारा क्या हो, इन 5 नंबरों में से आ रहा है, तो संख्या हमारी कैसी है, वो संख्या हमारी सम होगी। और इन 5 नंबरों में से आ रहा है तो संख्या हमारी कैसी होगी, वो हमारी संख्या विषम होगी। क्लियर है ना। तो एक जीरो कैसा है, तो जीरो हमारा सम नंबर है यानी इवन नंबर है, तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो बात क्लियर होगी आप सभी लोगों को कि मतलब अगर हम बात करें कैसी, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक इन 5 नंबरों में से आ रहा तो संख्या सम होगी, और इन 5 नंबरों में से आ रहा तो संख्या हमारी विषम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो आपका क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस आपका बनेगा बेटा, इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, प्राइम नंबर। किसको, आपको बहुत ही अच्छे से देखना है प्राइम नंबर। यहाँ लिख देते हैं 0 to 9, ये आपका रहा। जो अपना पहला टाइप हो जाएगा, जो अपना पहला टाइप हो जाएगा बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर रहे होगे, और आप देख रहे होगे कि सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप कहते हो अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हो, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या बेटा, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं की अगर हम बात करें बेटा, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो
क्या होता है, जो स्वयं से कटे या एक से, ये अगर हम लोग पढ़ते थे 7th 8th क्लास में तो डेफिनेशन क्या पढ़ते थे कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और एक से कटें वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें वो अभाज्य होंगी, क्योंकि आज तक जितनी भी संख्याएं तुमने बनाई हैं, कोई भी एक संख्या तुम ले सकते हो और वो संख्या हमारी एक से विभाजित होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी संख्या हो सब में एक का भाग जाना ही जाना है। कोई भी संख्या हो, जैसे हमने आपसे कहा 5, तो 5 क्या इसमें एक से भाग जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर लो उसमें एक से भाग चला जाएगा, और अगर एक से भाग चला गया तो हमें उससे मतलब ही नहीं। आप क्या पढ़ोगे, आप यही पढ़ोगे कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है वो हमारी क्या होती है, वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लोगे। अगर हम बात करें स्वयं से, तो अगर एक की बात की जाए तो अगर सर एक नहीं है तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सर एक क्या है, तो ध्यान रखना, कोई अगर आपसे पूछ दे तो कहोगे एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है बेटा। क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी सार्वत्रिक गुणनखंड है। क्या है, सार्वत्रिक गुणनखंड है, ठीक है ना। आपसे कहा जाएगा कि बताओ, अगर बात काउंटिंग की करें 1 2 3, तो पूछा जाएगा बताओ एक हमारा क्या है, मतलब जो एक डिजिट है वो क्या है। भाज्य है, ऑप्शन होंगे आपके पास 4, एक ऑप्शन होगा भाज्य है, अभाज्य है, या साथ ही साथ क्या है, सार्वत्रिक गुणनखंड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए एक की, तो एक सबसे पहले उसमें ऑप्शन होगा ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो मतलब एक ना ही भाज्य है हमारा और ना ही क्या, ना ही अभाज्य है। तो सर है क्या, तो ये है बेटा क्या, यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है जिसे आप कहोगे सार्वत्रिक गुणनखंड है। तो इसलिए ऑप्शन आप ध्यान रखना, अगर कहीं एक के लिए लिखा हुआ मिल जाए कि एक हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर एक हमारा सार्वत्रिक गुणनखंड है, यानी यूनिवर्सल फैक्टर है। क्लियर है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। बात क्या कर रहे थे हम लोग, प्राइम नंबर्स की यानी अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे, तो कैसे पहचानेंगे सर कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात कर लें, आपसे हमने कहा बेटा संख्याएं लिख लेते हैं कुछ हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हम देख रहे होंगे। कैसे पहचानोगे कि आप अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपसे कहा कि अगर हम स्टार्टिंग करें एक से, तो एक तो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, मतलब ना ही प्राइम नंबर है एक हमारा और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो सर एक है क्या, तो एक है आपका यूनिवर्सल फैक्टर यानी सार्वत्रिक गुणनखंड है। क्लियर है ना ये बात। तो एक का काम तो हो चुका, अब स्टार्ट करेंगे 2 से। तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ही वो नंबर है जो स्वयं से कटता है, ना किसी और से कटता है। क्लियर है ना, मतलब 2 को आप स्वयं से काट सकते हो, ना कि किसी और से काट सकते हो। तो स्टार्टिंग हो जाती, तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा क्या हो जाती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाती है। और आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, एक चीज ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं के केस में अगर आपसे कहा जाए तो ध्यान रखना केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है, यानी 2 एक ऐसा अंक है जो आपका स्वयं से कटता है। इसके अलावा कोई भी आप सम संख्या ले लो, हमने कहा 4 6 8 10 12, जितनी भी संख्याएं तुम्हारी बन सकती हैं बेटा, क्या जितनी भी संख्याएं तुम्हारी बन सकती हैं वो सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। और अगर सब संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही हैं तो बची हुई संख्या क्या अभाज्य रहेंगी, नहीं रहेंगी। क्यों, क्योंकि 2 से कट गई। और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या कहता है कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो। तो 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं होगी जो आपकी क्या हो, जो किस स्वयं कट रही हो। सबको काटने में किसकी हेल्प लेनी पड़ रही, 2 की। तो इसलिए 2 के अलावा कोई भी सम संख्या आपको नहीं लेनी है अभाज्य के केस में, ठीक है ना। तो केवल 2 है, एक आपका क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बेटा, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, साथ ही साथ सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, क्या सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है बेटा, तो ध्यान रखना सबसे छोटी
सम अभाज्य संख्या 2 है। अगर सबसे छोटी की बात की जाए तो भी 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो बात की जाए तो हम नहीं तय कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कही जाए तो भी 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं होगी जो हमारी क्या हो, सम अभाज्य हो, क्योंकि हर एक वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम चेक ही नहीं करेंगे। एक मात्र कही जाए तो भी 2, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो सबसे छोटी भी हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सम अभाज्य संख्या भी 2 हो गई, एकमात्र भी हो गई। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कौन हो गई, 3 हो गई। 3 भी स्वयं से कटती है, लेकिन 4 नहीं है। देखो 4 क्या, 4 को काटने के लिए हमें 2 की मदद लेनी पड़ी, और अगर 2 की मदद लेनी पड़ी तो क्या ये अब हमारी अभाज्य नहीं रही, और अगर जो संख्या हमारी अभाज्य नहीं होगी तो बेटा वो क्या हो जाएगी, वो हमारी भाज्य हो जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। बात क्लियर है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, सबसे छोटी 2, उसके बाद 3 अभाज्य संख्याएं, 2 3 फिर 5 बेटा, फिर 6 नहीं होगी, फिर 7 होगी, 8 नहीं, फिर 9 को देखेंगे, और 9 क्या है, 9 को काटने के लिए 3 से भी कट जाती है और 9 से भी कट जाती है, लेकिन 3 से कट रही इसलिए अभाज्य नहीं होगी। ध्यान रखना, क्या अभाज्य नहीं होगी, तो इसलिए 9 को छोड़ के 9 के बाद कौन सी आएगी, 11 आएगी, तो 11 हो गई। तो इस तरह से हम देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन बनेंगे बेटा कि बताओ 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये काम आपका रहेगा होमवर्क का बेटा, कि आप कमेंट में बताओगे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, किसकी, अभाज्य और भाज्य के बारे में, कि जो संख्या हमारी अभाज्य नहीं होगी बेटा तो भाज्य होगी, और जो अभाज्य है तो वो अभाज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर 2 अंक कहाँ तक आते हैं, 99 तक, इसके बाद जो शुरुआत होगी वो क्या हो जाएगी, इसके बाद सर जो शुरुआत होगी वो 3 अंक हो जाएंगे ना, तो 2 अंक हमारे कहाँ तक रहे, 99, लेकिन 99 तो देखो 11 से कट जाता है और 9 से भी कट जाता है, तो ये मतलब अभाज्य तो नहीं है। इससे पहले क्या आया होगा बेटा, इससे पहले क्या आया होगा, 98 आया होगा, और 98 कैसा हमारा सम है, तो सम को तो हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि हर वो एक सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है तो हमारी अभाज्य नहीं होती। ठीक है, इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले 97 यानी 97 आया होगा, तो जाहिर सी बात है 97 एक ऐसी संख्या होगी जो 2 अंकों की सबसे बड़ी होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य होगी, मतलब इसको काटने के लिए कोई भी नंबर तैयार नहीं होगा, ये स्वयं के नंबर से कट रही होगी। क्या, ये स्वयं के नंबर से कट रही होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी कही जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 97। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चंस को करोगे। बात क्लियर है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करोगे, और हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टाइप, जो बेस्ड ऑन किस पर ही है, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर पर ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, अपने स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1, और पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताओ 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। क्या, 150 से बड़ी हो जाती हैं और सबसे छोटी किससे, 150 से। तो 100 से बड़ी और 150 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं वही आपको बताना है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो आप एक चीज़ देखो, 100 से स्टार्ट करो 150, अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा देखो 101, 100 के बाद क्या आएगा, 101, ठीक है ना। उसके बाद देखो 103, उसके बाद 105, क्या 105 अभाज्य संख्या होगी, क्या 105 होगी, क्यों, क्योंकि देखो इकाई का अंक बेटा क्या है, इकाई का अंक है 5, और 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर हमारी संख्या के अंत में 0 या 5 हमें मिल जाए तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इकाई का अंक 5 मिल गया तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित हो गई, और अगर 5 से विभाजित हो गई तो क्या अभाज्य नहीं रही, और अगर अभाज्य नहीं रही तो भाज्य हो गई। तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसका काम तो क्या हो गया, इसका काम तो हमारा खत्म हो गया बेटा। 101 हो गई, 103 हो गई, और फिर अगर बात करें 107 हो गई आपकी, 109, ठीक है ना। 109 के बाद अगर बात करें फिर 111 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 111 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, देखो इकाई के अंक जो अंक दिए गए सबको जोड़ो कितना हुआ, 3 हुआ, और
3 से विभाज्यता का नियम बेटा क्या कहता है कि अगर दी गई जो हमारी संख्या है उसके अंकों का योग, क्या उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और अंकों का योग कितना रहा? अंकों का योग रहा बेटा तुम्हारा कितना? अंकों का योग रहा 3, और 3 से मतलब ये संख्या कटेगी तो 3 तिरका 9 और 2 बचा 3 सत्ते 21। तो ये संख्या किससे कट रही? 3 से कट रही है, तो इसलिए तुम्हारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगी? 109 के बाद 113, 115 5 से कट जाएगी, 117 किससे कटती? 13 के पाड़े में आती है, 119 17 से कट जाती है, 121, तो इसी तरह से सारी कट रही है। अब इसके बाद जो संख्या आएगी बेटा 127, फिर 131, 137, 139, बात क्लियर है ना? 139 और तुम्हारी लास्ट संख्या बेटा हो जाएगी क्या? 149। क्या हो जाएगी? 149। बात समझ में आ रही ना? जो संख्याएं छूटी तो उसका कोई ना कोई रीजन है। अगर हम कहें सर 147 आपने छोड़ दी, तो क्यों छोड़ दी? 139 के पहले क्या छोड़ दिया हमने? 141 आता और 143 आता, ये दो तीनों छोड़कर चले। 139 के बाद सीधे 149 क्यों ले लिया? तो 147 देखो 7 और 4 11 और 1 12, और ये 12 किससे कटती है? 3 से कटती है, यानी तो ये क्या रहा? ये 3 से कट जा रही है। ठीक है, ये किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगा। इसी तरह 11 से, तो इस तरह से सारी संख्याएं किसी से कट जाती। क्वेश्चन करने में तुम्हें समय नहीं लगेगा बेटा, क्वेश्चन करने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप सही से कर रहे होगे, क्या अगर आप सही से कर रहे होगे, 101 103 107 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी? तो आप कहोगे सर 100 से लेकर और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात क्लियर ना? इतना मेथड आपको समझाने का बस इतना सा तरीका था कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना। तो आपको बस यही देखना था कौन कौन सी 100 और 150 के बीच बस इतनी संख्याएं होंगी। सवाल करने में आपको मात्र लगेंगे 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लॉजिक है तो बस आप सीधे संख्याएं लिखोगे और कट करके चेक करते जाओगे, जो होंगी उनको लेते जाओगे, बाकी छोड़ते चलो। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो देखो कोई संख्या स्वयं से कटे वही अभाज्य है। देखो अगर यहाँ पे हमने देखा किसी सम ऑफ चेक कर लें, 1 4 5 और 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 9 कितना होता है? 24। मतलब इनके अंकों का योग बेटा कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या हमारी किससे? 3 से विभाजित हो जाती है। तो अगर अंकों का योग 24 आ रहा है तो मतलब ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, और अगर कट गई तो हमारी संख्या अभाज्य तो नहीं रही, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। 3 2 5 7 12, 4 16, 4 20 और 1 21, 21 भी 3 से कट जाता तो मतलब ये संख्या भी हमारी क्या? अभाज्य नहीं रही। इसके बाद फिर चेक करते 6 5 11 और 11 7 18, 18 4 22, 4 26 और 1 27। क्या 27 भी 3 से कटता है? तो हाँ सर 3 से ही कटता है 27, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं रहा। अब बचा क्या? डी। तो जाहिर सी बात है बेटा डी तो हमारा राइट हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बच रहा है। जोड़ो 7 5 12 और 7 19, 19 4 23, 4 27 और 1 28, और 28 3 से नहीं कटता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है? मतलब 2 संख्याएं दी गई हैं और तुम्हें बताना है कि बताओ कौन सी संख्या हमारी अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 37 और 67, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 37 और 27, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 57 और 67, एंड डी दिया गया 77 और 97। मतलब वह संख्या जो स्वयं से कटे। देखो 37 और 67, देखो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन की बात करें बेटा, तो बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन हमारा हो जा रहा है 47 और 27। अगर 27 है तो जाहिर सी बात है बेटा ये किससे कट रहा होगा? 3 से कट रहा होगा। और अगर ए बी ऑप्शन इसमें से 3 से कट गया, 3 से कट गया तो संख्या अभाज्य तो नहीं रही। 27 क्या होगा? भाज्य। सेम कंडीशन यहाँ देखो 57 आ रहा है, 57 किससे कटता है? 3 से भी कटता है और 19 से भी कटता है, तो इसलिए ए भी अभाज्य नहीं रही। फिर आ जाता है 77, 77 7 से भी कटता है और 11 से भी कटता है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर आपका बच गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए बच गया
ये आपके सेकंड में क्वेश्चन लगेंगे अगर आपने ये तरीका सीख लिया, मतलब अभाज्य संख्याओं को निकालना आपने अगर सीख लिया, ठीक है। बाकी आप कमेंट में वो क्वेश्चन जो दिए उनका आंसर जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था तो उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 37 और 67, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य, बेटा सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य वह होती हैं, देखो थोड़ा सा समझ लेना, सह अभाज्य क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनको आप बोलते हो बेटा को प्राइम नंबर। क्या बोलते हो? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हो? को प्राइम नंबर्स। बेटा को प्राइम नंबर्स क्या होता है? यानी सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मासा एक हो। क्या? वे संख्याएं जिनका HCF बेटा क्या हो? वे संख्याएं जिनका HCF एक हो, यानी जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो? एक हो, जिसका मासा क्या हो? एक हो, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, वही हमारी क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 198 और 175। देखो इसमें कॉमन क्या है? 7 5 12। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसका मासा देखें तो 7 और 35 का मासा क्या हो जाएगा? कॉमन बेटा कितना है? 7 कॉमन है। क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर 7 दोनों में मिल गया तो इसका मासा कितना हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मासा क्या है? हमें तो मासा क्या चाहिए? एक। क्यों? क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। यही तो बताया ना कि सह अभाज्य संख्याएं जो हमारी होंगी उनका मासा कितना होगा? उनका मासा तो एक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में तो मासा 7 हो गया। अगर इसमें देखें तो 32 और 62, मतलब दोनों में देखो तो 2 आ रहा है। दोनों का अगर हम मासा, मिनिमम मासा भी देख लें, पूरा मासा ना निकलो, लेकिन 2 तो कॉमन मिल गया बउआ। अगर 2 कॉमन मिल गया तो इसका मासा 2 या उससे ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो इसका मासा 1 तो नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो किससे? देखो 7 से अगर हम काट के देख लें बेटा, 7 से, मतलब ए भी किसी ना किसी से कट रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया 217 और 651, 217 और 7 2 9 और 1 क्या हो जाएगा बेटा? 10। हाँ तो यही है आपका 7 2 9 और 1 10, यानी इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 6 5 11 और 1 12, ये तो 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं। अगर ए भी 3 से कट जा रहा होता तो क्या होता? इसमें 3 कॉमन आ जाता, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा 217 और 651। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 217 और 651। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग बेटा। ये ध्यान रखना, जो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होंगी यानी को प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका मासा कितना होगा? उनका मासा 1 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। कहना चाह रहा कि बताओ बेटा, जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने अंकों की? जो 3 अंकों की होगी। और जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की। तो सबसे छोटी, देखो अगर हम बात करें 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 100 से। और खत्म कहाँ होते हैं? 999। 100 से शुरुआत होती है और खत्म कहाँ पर होता है? 999। तुमसे कह रहा है कि बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी तो तुम्हारी क्या हो जाती है बेटा? 101। 101 मतलब 100 के बाद क्या आता है? 101 आता है। और यही हमारी अभाज्य संख्या है, मतलब इसको कोई भी काट नहीं सकता है। और अगर हम बात करें 999, तो 999 तो देखो 9 से कट जा रहा है। इसके पहले क्या आया होगा? 998। 998 2 से कट जा रहा है। इससे पहले क्या आया होगा? 997। और 997 किसी से नहीं कटता है। 997 किसी से नहीं कटता है। तो मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा क्या हो गई? 101 हो गई। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 997 हो गई। और क्या पूछा है? बताओ बेटा इसका योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल जोड़ दो, 7 और 1 8 हो गया, 9 हो गया, और 9 1 10 हो गया। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 1098। 1098 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ए हमारा राइट आंसर है 1098, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 और 30 के बीच, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं जो भी आ रही हैं उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का क्या है कि बताओ 20 और 30,
मतलब 20 और 30 के बीच में जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं आती हैं उन संख्याओं का वर्ग करो और वर्ग करने के बाद उनको क्या करो बेटा, जोड़ दो। ठीक है ना। तो 20 के बाद और 30 के पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 20 के बाद आता है 21, और 21 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो 21 किससे विभाजित होती है? 21 हमारा 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए 21 तो नहीं है। 22 2 से विभाजित हो जाता है। 23 एक तुम्हारा क्या है? 23 एक तुम्हारा बेटा हो जाता है अभाज्य संख्या, क्योंकि 23 किसी से विभाजित नहीं है। फिर आता है 24 2 से हो जाता है। फिर आता है 25 इकाई का अंक 5 यानी 5 से हो रहा है। फिर 26 2 से हो जाता है। 27 9 से भी होता है, 3 से भी होता है। 28 2 से होता है। बचा क्या? 29। मतलब 20 और 30 के बीच में आपकी बेटा कितनी संख्याएं हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि 20 और 30 के बीच कितनी संख्याएं हो जाती, तो आप कहोगे सर 23 और 29। क्या कहोगे? 23 और 29। 20 और 30 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं। लेकिन उसने ये कहा है कि हमें संख्याएं ना बताओ, जो भी संख्याएं उनका वर्ग करो और उनको क्या करो बेटा, जोड़ दो। तो अगर हम देखें 23 की बात करें तो 23 का वर्ग बेटा होता है 529। स्क्वायर याद कर लो बेटा, 1 से लेकर 50 तक। कहाँ तक? 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लो। अगर हम बात करें 23 की तो होता है 529, और अगर हम बात करें किसकी? 29 की। ठीक है, ये तो हो गया आपका 529। और 29 की बात करें तो इसका होता है 841 बेटा। इसका होता है कितना? 841, और जोड़ दो यानी 1370 बेटा। कितना हो जाएगा? 1370 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 23 और 29 ये दो अभाज्य संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग किया और दोनों को जोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, 1370। क्लियर है ना? 1370 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है। टाइप 2 हमारा क्या कहता है? तो ये 5 क्वेश्चन थे बेटा हमारे, 5 क्वेश्चन थे हमारे। ये आपको हमने बताया कि क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं। बेसिक देखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद टाइप 1 देखा हम लोगों ने, अपना पहला क्वेश्चन देखा। ठीक है ना। फिर सेकंड देखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे टाइप नंबर 2 बेटा अपना। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 देखो किस पर बेस्ड है। कह रहा 3 अभाज्य संख्याओं पे भी ए बी टाइप दिया हुआ है। कह रहा कि 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 44 है। तो बताओ सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन सी हो सकती, कौन सी हो सकती है? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना बेटा, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। कह रहा कि 3 संख्याएं हैं, वो भी कैसी हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं। अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ें तो उनका सम कितना आता है? उनका सम आता है बेटा 44। तो तुम बताओ कि उसमें से सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या होगी? संभावित मतलब संभावना कौन सी है जो संख्या हमारी हो सकती है। क्लियर है ना? तो अगर हम बाई ऑप्शन चलें बेटा, तो अगर हम बाई ऑप्शन चलें तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? अगर हम देखें तो सबसे बड़ी तो इसमें 41 संख्या हो रही है। क्या? 41 संख्या, लेकिन 41 है तो अभाज्य। क्या है? अभाज्य। तो अगर सर हम इसको सबसे बड़ी संख्या मान लें कि 41 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो बचा क्या हमारा? केवल बचा 2। अब इसमें 2 संख्याएं तो जोड़ नहीं सकते भाई, 3 संख्याएं हैं ना, 3 का योग 44 है। अगर एक संख्या तुमने 41 मान ली तो बचा क्या? 2 बचा। अब 2 में तुम इसको तोड़ तो सकते नहीं हो कि एक एक, क्योंकि एक हमारी अभाज्य संख्या होती नहीं है। तो मतलब सबसे बड़ी हम 41 तो नहीं ले सकते हैं, सबसे बड़ी 41 तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें 43 की, तो 43 अगर तीनों संख्याओं का योग 44 है, और अगर हम सबसे एक बड़ी 43 ले लेंगे तो बचा क्या? एक ही तो बचा। उसमें 2 संख्याएं बन पाएंगी क्या? नहीं। तो मतलब ना ही 41 ले सकते हैं और ना ही 43 ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब बचा क्या? या तो 37 ले लें या तो 31 ले लें। तो पहले हम बड़ी से बात की गई, सबसे बड़ी संभावित संख्या। तो अगर हम 37 लेकर चेक करते, क्या 37 लिया कि सबसे बड़ी अगर हमने 37 ले ली, और तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं का योग है 44। 37 अगर निकल गया तो बचा बेटा कितना? 7। अब इसमें तुम्हें 2 संख्याएं लेनी है, और वो भी कैसी होनी चाहिए? दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो बचा क्या? 7 बचा। अगर हम इसको देखें तो क्या 2 और 5 में तोड़ सकते हैं? 2 और 5 में तोड़ सकते हैं? 2 और 5 में तो टूट जाएगा ना। तो मतलब एक संख्या 2 ले लेंगे और एक संख्या 5 ले लेंगे, और ये दोनों हमारी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो बात क्लियर है। 31 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में चाहिए, तो 37 से तो छोटी हो जाएगी ना।
37 से तो छोटी हो जाएगी, तो 31 इसलिए नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसलिए एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी ले लेंगे, 37, और बची जो दो संख्या हमारी, वो दो संख्या कौन सी हो जाएंगी बेटा, एक हो जाएगी 2 और एक हो जाएगी 5, यानी 37 सबसे बड़ी संख्या और बची दो संख्याएं 2 और 5। 37 और 2 39 और 5 44, और तुमसे यही कहा गया था कि जो हमारी तीन संख्याएं हैं अभाज्य, उन सबका योग बेटा कितना हो जाए, उन सबका योग 44 हो जाए, और इन सबको जोड़ोगे तो तुम 44 ही पाओगे। तो सबसे बड़ी जो संभावित संख्या होगी हमारी कौन सी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। क्लियर। अगर पूछ लिया जाता गलती से कि बताओ सबसे छोटी संभावित कौन सी हो सकती है, तो क्या कहते सर, सबसे छोटी संभावित हमारी 2 हो सकती है, और मध्य में कौन सी होगी, तो 5 होगी। तो 2, 5 और 37। लेकिन तुमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संभावित बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संभावित कौन सी हो जाएगी, 37, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कौन सी संख्या दी गई है, 483 और y 718, ठीक है ना, ये संख्या है और जो किससे विभाजित है, ये कह रहा है जो संख्या भैया 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो बताओ y का मान क्या होगा, तो बताओ y का मान क्या होगा। ठीक है, तो 11 से विभाजिता का नियम अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। 2 से विभाजिता का नियम बात करें तो 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या हमारी बेटा कैसी हो, संख्या हमारी सम हो, और सम संख्या होगी तो 2 से कट जाएगी। जैसे कोई भी नंबर ले लो, हमने कहा 4 2 से कट जाता है, 12 2 से कट जाता है। संख्या केवल हमारी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, वो संख्या 2 से कटती है। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि 3 से विभाजिता का नियम दी गई संख्या के अंकों का योग, क्या, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए। जैसे कोई संख्या लिखी हमने कहा 6 3 3 633, दी गई संख्या के अंकों का योग, 6 3 अंक क्या है, 6 3 9 9 3 12, योग कितना हुआ 12। दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, क्या 12 3 से कट जाता है, हाँ सर 3 से तो कट जाता, तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी बेटा, 3 से। तो ये 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर हम करें तो अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो दी गई हमारी पूर्ण संख्या किससे, 3 से कट जाएगी। ठीक है ना। और अगर हम बात करें 4 से विभाजिता का नियम, तो 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का इकाई का अंक और दाई का अंक, मतलब पीछे से देखें तो 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो दी गई संपूर्ण संख्या किससे, 4 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे हमने कहा 23,480 कर लो, कितना 23,480, कोई भी संख्या ले लो जिसमें हमें पीछे के 2 अंक, ये क्या होता है बेटा, इकाई का अंक, ये क्या होता है वंश, और ये टेंस। इकाई का अंक और दाही का अंक हम क्या देखेंगे, दी गई संख्या के अंकों जो लास्ट के 2 अंक हैं इसमें 4 से अगर भाग चला जाए, यानी 4 से जाएगा तो 20 आएगा, 4 से तो कट गया, तो दी गई संपूर्ण संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 4 से। अगर काट के देखो तो 4 पंचे 20, 3 बचा 34 हुआ बेटा, 4 अट्ठे 32, 2 हुआ 28 हो गया, 4 सत्ते 28। तो 4 से विभाजिता का नियम कहता कि दी गई संख्या के इकाई और दाही के स्थान के जो अंक हैं हमारे, वो क्या हो, अगर 4 से कट जाए तो संपूर्ण संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। ठीक है। 5 से विभाजिता का नियम कहता कि दी गई संख्या के अंकों का यूनिट प्लेस, यानी इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संपूर्ण संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे हमने आपसे कहा कि 450 अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 50 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। जैसे 5 9 45, पूरी कट जाएगी। तो या तो 0 हो या तो 5, ये 5 से विभाजिता का नियम कहता है। ठीक है। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या अगर 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित होगा। तो ये हम लोग देखेंगे बेटा बहुत ही बेसिक तरीके से। ये हमारे क्या डिविजिबिलिटी रूल। क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि एक संख्या दी गई है, बताओ y के स्थान पर क्या आएगा अगर वो संख्या हमारी किससे विभाजित हो, अगर वो हमारी संख्या 11 से विभाजित हो। क्लियर है ना। तो बताओ y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के सम के स्थानों को जोड़ लो और दी गई संख्या के विषम को स्थानों को जोड़ लो। इन दोनों का अंतर या तो कोई 11 से विभाजिता हो, मतलब 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, या तो अंतर उसका 0 आ जाए, तो संपूर्ण संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से।
यही तो कहता है कि अगर हम सम पर जो नंबर दिए गए हैं सबको जोड़ लें और विषम पर जो नंबर दिए गए हैं उनको जोड़ लें, इन दोनों का अगर अंतर देखें तो या तो कोई 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए और या तो उसका अंतर 0 आ जाए, तो संपूर्ण संख्या बेटा किससे विभाजित हो जाएगी? संपूर्ण संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी 0 से, 11 से। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। देखो एक स्थान ये हो गया, इसके बाद पहले विषम सम विषम सम विषम सम विषम, तो 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 बेटा कितना हो गया? 14 और 8 22 हो गया। मतलब हमने विषम स्थानों को जोड़ा तो उनका योग कितना आ गया? 22 आ गया। और विषम स्थानों को जोड़ो भाई, 8 y और 1 ये हो गया, मतलब 8 और 1 9, 8 और 1 9। अगर हमने इससे 9 घटा दिया, क्या अगर इससे 9 घटा दिया हमने तो क्या देखा, कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। क्या 13 बच जाएगा? तो बताओ y का न्यूनतम मान हम क्या रख दें इनमें से? अगर हम यहाँ y के स्थान पर बेटा 2 रख दें, y के स्थान पर 2 रख दें तो 2 इससे और कम हो जाएगा, क्योंकि हमें 11 से विभाजक नहीं, यही तो कहता है या तो अंतर 0 आ जाए या तो अंतर 11 या उससे कोई विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। तो अगर 13 से 2 चला जाएगा तो 11 आ जाएगा। बाकी बचे हुए नंबरों को रखते हो तो क्या होगा? 11 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं बनेगी। अगर तुम यहाँ क्या रखोगे? 3 रखोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 10। अगर 4 रखोगे तो यहाँ बचेगा 9। 5 रखोगे तो बचेगा 8। तो 11 से विभाजित तो होगी नहीं, तो y के स्थान पर क्या रख सकते हो? 2। और जैसे ही 2 रखोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 11 बच जाएगा। y, तो y की जगह पे क्या रख दोगे? 2। अगर y की जगह पे तुम 2 रख देते हो तो पूरी पूरी संपूर्ण संख्या तुम्हारी किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। और चेक करने के लिए रख सकते हो, देखो 11 चौको 44, 4 बचा बेटा, 11 तिहाई 33, 10 बचा, 11 नवैया 99, 3 बचा, 11 तिहाई 33, 4 बचा, 11 तिहाई 33 कितना बचा? 8 और 11 अट्ठे 88। देखो संपूर्ण संख्या कट रही है, तो मतलब y के स्थान पर क्या रख सकते हो? y के स्थान पर बेटा तुम्हें रखना पड़ेगा 2। y के स्थान पर तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा m के किस मान के लिए 34m 7 से विभाज्य है? कह रहा 34m दिया गया है और इसको हमें किससे विभाजित करना है? इसको हमें 7 से विभाजित करना है बेटा। इसको हमें किससे विभाजित करना है? इसको हमें 7 से विभाजित करना है। m के स्थान पर क्या रखें कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाए? देखो 7 चौको 28, कितना बचेगा? 6। अब 6 बचा तुम्हारा, m के स्थान पर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 63। और 7 9 63, मतलब 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 तो सुटेबल हो रहा है, 2 को रखो, चेक करो। अगर हम यहाँ 3 ना रखें 2 रखें तो क्या 62 कटता है? नहीं कटता है। 1 रखोगे 61 भी नहीं कटता, 4 रखोगे 64 भी नहीं कटता। लेकिन जैसे तुम 3 रखोगे बेटा, क्या रखोगे? अगर जैसे m के स्थान पर तुम 3 रखोगे तो संख्या बन जाएगी 343। कितनी बन जाएगी? 343। और 7 चौको 28 बचा 6 यानी 63, 7 9 63। तो क्या m के स्थान पर जैसे ही 3 रखोगे वो संख्या हमारी पूर्णतः किससे? 7 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है यदि 6 अंक वाली संख्या, ये देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखना है तुम्हें। कह रहा कि बताओ, संख्या दी गई है 5 5 Z 3 X X 4 Y। कह रहा बताओ बताओ ये संख्या 7 11 और 13 से विभाजित है। 7 11 13 का मतलब क्या है बेटा? 7 11 13, अगर ये 3 शब्द तुम्हें कहीं भी देखने को मिल जाए मतलब ये संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी। इनका गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 1001। 7 11 13 का मतलब 1001 से विभाजित होगी। और कभी भी कोई संख्या अगर 1001 से विभाजित हो रही है तो 3 अंक की रिपीटेड संख्या होगी। क्या होगी? जैसे हमने कहा तुमसे ABC, क्या ABC और ABC, ये संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। ठीक है ना। अगर AB का कि दो अंकों की रिपीटेड संख्या है तो ये सदैव 1 से विभाजित होगी, 101 से। किससे? 101 से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 23 और 23, भाई 2 अंकों की संख्या और रिपीटेड है तो ये किससे विभाजित होगी? 101 से। चेक करो, 101 दूनी कितना हो जाएगा? 202। कितना बच जाएगा? 30 यानी 330। और 101 तिहाई कितना हो जाएगा? 303। तो ये संख्या किससे रिपीट हो गई? 101 से कट जाएगी 2 अंकों की रिपीटेड संख्या। तो ये ध्यान रखोगे, कोई भी 3 अंकों की रिपीटेड संख्या हो, क्या 3 अंकों की रिपीटेड संख्या सदैव किससे विभाजित होगी बेटा?
1001 यानी 7, 11, 13 का ही फैक्टर है 1001, और जो 2 अंकों की रिपीटेड संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, वो तुम्हारी 101 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो तुमसे कहा गया बताओ, देखो 5, 3, 4 ये दिया गया ना। अगर हम देखें कौन सी संख्या, अगर हम मान लें बेटा, देखो जाहिर सी बात एक चीज देखो, अगर हम यहाँ 4 रख दें, कितना रख दें 4, और यहाँ कितना रख दें, यहाँ रख दें 5, और यहाँ रख दें क्या 3, मतलब 3 अंकों की रिपीटेड संख्या बन जाएगी ना। 5, 4, 3 क्या बन जाएगी, 5, 4, 3, 5, 4, 3, और ये क्या हो गया ABC ABC तो हो गया, ABC ABC तो हो गया, मतलब 5, 4, 3, 5, 4, 3, और ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, ये संख्या हमारी 1001 से विभाजित हो जाएगी। तो बस तुमसे यही कहा गया था कि रिपीटेड संख्या है जो 1001 से विभाजित है, तो यहाँ से तुम ये तो निकाल सकते हो कि बेटा x, y और z के मान क्या होंगे। देखो z का मान कितना आ गया, z का मान आ गया बेटा 4, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया तुम्हारा 5, और y का मान कितना आ गया 3, यानी x, y और z के मान तुम्हारे आ चुके हैं, और x, y, z के अगर मान तुम्हारे आ चुके हैं तो वैल्यू में पुट कर सकते हो। x प्लस y कितना, x का मान तुम्हारा कितना है 5, y का मान कितना है बेटा 3, और z का मान कितना है 4, 5, 3 कितना हो गया 8, और 8 माइनस 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा राइट, हमारा आंसर हमारा 4 राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो राइट हो जाएगा हमारा आंसर 4। तो क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी 3 अंकों की रिपीटेड संख्या है, पूछा जाएगा कि बताओ ABC 3 अंकों की एक रिपीटेड संख्या है, तो सदैव किससे विभाजित होगी, तो तुम सीधा आंसर क्या कहोगे, सर 1001 से विभाजित होगी, या 7, 11, 13 से विभाजित होगी, या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। बात क्लियर है। अगर कहा जाए 2 अंकों की रिपीटेड संख्या किससे विभाजित होगी, तो कहोगे सर 101 से विभाजित होगी, यही तो होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप नंबर 3 शुरू हो जाएगा बेटा। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2 संख्याएं हैं उनका योग 26 है, कितना है 2 संख्याएं उनका योग 26 है और उनका अंतर कितना है 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो बताओ भागफल कितना हो। कह रहा 2 संख्याएं, हमें संख्या नहीं पता, हमने मान लिया संख्याएं हमारी एक x है बेटा और एक कितनी है y है। 2 संख्याएं हैं, एक x है और y है, इनको जोड़ा जाए तो योग कितना आता है, इनको जोड़ा जाए तो योग हमारा आता है 26, ठीक है ना। और इनको अगर घटा दिया जाए तो अंतर कितना आता है, अंतर आता है 14, कितना आता है। हम यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे अगर हमने इनको जोड़ दिया, सभी संख्याओं को जोड़ दिया तो y से y कटा तो 2x का मान बेटा कितना आ गया, 2x का मान आ गया 40, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान तो 20 आ गया, एक संख्या तो तुम्हारी 20 आ गई। अब इस 20 को उठाओ, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, अगर यहाँ 20 रखोगे तो उधर जाके घटेगा तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर यहाँ 20 रखोगे ये y उधर जाएगा, इधर आएगा तो 14 घटेगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब x का मान तो 20 हो गया, अब y का मान कितना हो गया 6 हो गया। x का मान 20 हो गया और y का मान 6 हो गया। अगर तुमसे x और y के मान पूछे होते तो 20 और 6 हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि बताओ यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, दोनों में बड़ा कौन, 20 और 6 में बड़ा कौन 20, 20 का 3 गुना, 20 का 3 गुना बेटा कितना हो जाएगा 60। यही तो कह रहा कि यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, यदि बड़ी संख्या का 3 गुना यानी 20 का 3 गुना कितना 60 को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है 6, यानी बड़ी संख्या का 3 गुना 60 और छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो बताओ भागफल कितना आएगा। तो भागफल कितना आएगा 6 दाम 60, 6 दाम 60, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा यहाँ से राइट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यानी 10 राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। हमने क्या किया, x और y के मान पूछे होते तो 20 और 6 हमारा राइट हो जाता, लेकिन पूछा क्या था, जो कहा था आंसर 10 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक ही है, लैंग्वेज आपको थोड़ी सी उलझाने वाली देगा लेकिन आपको उलझना नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक मेथड से लगाते हुए चलोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिएगा इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है, 2 धनात्मक पूर्णांक है उनका जो अंतर है 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 आता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। देखो अगर हम बात करें एक संख्या तो बेटा हम मान सकते हैं क्या, एक संख्या अगर हमारे पास x है, एक संख्या हमारे पास x है, अगर दूसरी संख्या देखें तो कह रहा कि भागफल 7 और
शेषफल कितना आता है 157। और तुमने सूत्र जब पढ़ा था किससे, सूत्र क्या होता है देखो, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो पढ़ा था ना। भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल, जैसे ये चार्ट बनाया ना, ये हमारा बेटा भाजक होता है, कोई संख्या ले ली, ये मान लो 4 पंचे 20, घटा दिया तुमने 3 बच गया, तो 4 क्या है हमारा, ये भाजक होता है, मतलब जिससे भाग दिया जाए वो भाजक यानी डिवाइजर होता है, जिसमें दिया जाए वो हमारा बेटा भाज्य होता है। भाज्य यानी डिविडेंड, जिससे दिया जाए वो भाजक यानी डिवाइजर, जिसमें दिया जाए वो भाज्य यानी डिविडेंड, और जो ये आता है ये होता है भागफल। भागफल का मतलब क्वोशिएंट, और जो बच गया वो बेटा शेषफल यानी रिमाइंडर कह सकते हो। तो ये हमारा चार्ट होता है ना, मतलब कहने का देखो भाजक और भागफल, भाजक कितना है, भाजक 4 है तुम्हारा, और भागफल बेटा कितना है, भागफल 5 है, और शेषफल कितना बच गया 3, यानी 4 पंचे 20 और 3 23, तो भाज्य कितना आ गया, भाज्य तुम्हारा आ गया 23। तो ये फॉर्मूला तो होता था, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो यही तुमसे कह रहा है कि जब भागफल 7 और शेषफल 157, मतलब हमें संख्या नहीं पता ही थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये 7 है ना, ये 7 है, तो इसका इसमें गुणा ही तो होता है, तो 7x प्लस 157, क्योंकि शेषफल क्या, शेषफल जुड़ जाता है ना, भाजक x हो गया, भागफल 7 हो गया, यानी संख्या 7x प्लस 157। तो ये सब हटा देना, ये सब हटा देना। ये बात तो क्लियर हो गई आपको, ये बात तो क्लियर हो गई बेटा, ये बात तो क्लियर हो गई आपको बेटा। तो एक संख्या तो तुमने x मानी, एक संख्या तो तुमने x मान ली, लेकिन दूसरी संख्या की अगर बात की जाए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या तुम्हारी हो जाएगी 7x प्लस 157, यही तो हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7x प्लस 157। बात क्लियर है ना। यही कहा था कि दो संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर, एक संख्या x दूसरी संख्या 7x प्लस 157, और इनके बीच का अंतर बेटा कितना, इनके बीच का ही तो अंतर है 1627। इनके बीच का अंतर कितना है 1627, घटा लो भाई, 7 से कितने, 7 से x गए, बच गए 6x, ठीक है ना। और 157 अगर यहाँ घटा दोगे, 157 इधर लाओ घटा दो, कितना बच गया, कितना, 7 से 7 0 बच गया, यहाँ से घटाओ बेटा 12 से, यानी 1470 बेटा, कितना बच गया 1470। अगर 157 इधर उठा के भेजोगे तो कितना बचेगा 1470, यहाँ से अगर हम x निकाल लें तो 1470 बटे 6, यानी 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया बेटा, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। छोटी संख्या तुमने क्या मानी थी, छोटी संख्या मानी थी 245, यानी x, और x का मान कितना आ रहा है 245। यही तो कह रहा कि बताओ छोटी धन पूर्णांक जो संख्या आ रही है उनके अंकों का योगफल क्या होगा। अंक क्या है 5 4 9 और 2 11, उनके अंकों का योगफल क्या होगा, तो उनके अंकों का योगफल बेटा हो जाएगा 11। उनके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, उनके अंकों का योगफल हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का कितना है 14 गुना और शेष फल का 7 गुना है, यदि शेष फल 34 है तो भाज्य कितना होगा। उसी फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे, उसी फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे बेटा, कि अगर हम देखें इस फॉर्मूले से लगाते हैं, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ये फॉर्मूला कुछ देर के लिए बना लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या अभी यही तो पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और शेषफल इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना, यदि शेषफल 34 है, शेषफल का मान तो तुम्हें दे दिया है, भाज्य पूछा है, भाज्य को अगर कुछ देर x मान लो तो ये कितना दिया है, शेषफल 34 है, कितना है शेषफल तो हमारा 34 हो गया, ठीक है ना। और कह रहा कि जो भाजक है वो भागफल का 14 गुना, शेषफल का 7 गुना, शेषफल का 7 गुना, यानी शेषफल हमारा बेटा कितना है 34 है, और इसका 7 गुना अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 चौको 28, 7 1 21 और 2 23, कितना हो जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है भाजक तो हमारा 238 हो जाएगा, भाजक तो हमारा 238 हो जाएगा। बात किससे समझ में नहीं आई, फिर से एक बार देखना, भाज्य तो हमारा मान लिया x है, या भाज्य रखना चाहो तो भाज्य,
कह रहा शेषफल 34 है, 34 और इस शेषफल का भाजक कितना है 7 गुना, यानी 34 का 7 गुना कितना 238। उसके बाद कह रहा भागफल का 14 गुना है, ये जो है भागफल का कितना है 14 गुना है। अगर हम इसमें से 14 का भाग दे के देख लें भाई, 14 का भाग अगर हम देख लें, देखो 238 है, अगर हम इसमें 14 का भाग दें तो कितना हो जाएगा 14 एकम 14, और कितना बच गया तुम्हारा यहाँ से 6 और 3 9, यानी 14 सत्ते 98, कितना बन गया 17। अगर भागफल रहा होगा 17 बेटा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो यही तो कहा था कि शेष फल का 7 गुना और इसका इसका क्या 14 गुना। भाई 17 में अगर 14 का गुना कराओ तुम तो कितना आएगा 238 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, भाजक 238। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 238 इंटू 17, ठीक है ना, बराबर x माइनस 34। इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसका मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ रहा है देखो, देखो मल्टीप्लाई कराओ भाई, आंसर बताओ। कितना आ रहा है बेटा 4046, कितना आ रहा है 4046 आ रहा है, 4046 आ रहा है, ठीक है 4046। अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 4046 और बराबर कितना है, बराबर x माइनस 34, x माइनस 34। और अगर इधर जोड़ दोगे तो 4046 में कितना जोड़ दोगे 34 जोड़ दोगे, यानी कितना आ जाएगा 4080, 4080 कितना आ जाएगा, तो 4080 तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझने की कोशिश करना बेटा, बात समझने की कोशिश करना। फिर से एक बार समझाना चाहेंगे, जो शेषफल था तुम्हें 34 दिया गया था और इस शेषफल का 7 गुना कौन है भाजक, तो 34 का 7 गुना कौन भाजक, यानी 238, ठीक है ना। फिर कह रहा कि इसको किससे, इसका जो भागफल है इसका 14 गुना है। अगर हम इसमें 14 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा वो संख्या कौन सी रही होगी। तो हमने भाग दिया कितना 17, मतलब भागफल 17 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4080 और x को तुमने क्या माना था भाज, तो आंसर क्या हो जाएगा 4080 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक भाग के प्रश्न में सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप लगेगा क्या। देखो अगर हमने मान लिया भाज्य ये है और दिया गया शेषफल कितना, शेषफल बेटा 32 हो गया, ठीक है, शेषफल कितना हो गया 32। और कह रहा है क्या, यदि शेषफल 32 है और शेष का 2 गुना, मतलब शेषफल का 2 गुना 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा भाज्य, ठीक है। और भाजक भागफल का 4 गुना, जो भाजक है ये भागफल का 4 गुना। अगर हम इसमें 4 से भाग दे दें तो 4 एकम 4 और 4 चंग 24। देखो शेषफल का 2 गुना हो गया तुम्हारा और इसका कितना 4 गुना हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 64, यहाँ पे लिख लो x माइनस 32 बराबर 64 इंटू 16, x माइनस 32 बराबर 16 चौको बेटा कितना होता है 64, कैरी 6, 16 छक्का 96 और ये 32 उठाओ उधर पहुंचाओ, 32 उठाओ यहाँ से, 32 उठाओ कहाँ पहुंचा दो, 32 उठाओ यहाँ जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 1056। तो मतलब भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा 1056, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1056, 1056, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ एक संख्या को जब 65 से विभाजित किया जाता है, 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी तुम्हें कहा जाए कि ये शेषफल बचता है तो जो शेषफल बचेगा अन्य संख्या भी तुम्हारी वही होगी, मतलब तुम्हें उसी में भाग देना होगा अन्य संख्या को निकालने के लिए। तो जितना शेषफल बचे बची हुई संख्या को उसी से भाग देना है। कह रहा कि एक संख्या को जब तुम 65 से विभाजित करते हो तो शेषफल कितना बचता है 31 बच जाता है। अगर इसी 31 को, यानी शेषफल जो है वो किसका काम करेगी, संख्या का काम करेगी, इसी शेषफल को तुम 13 से विभाजित करो और 13 से विभाजित करो तो शेषफल क्या बचेगा, यानी 13 दूनी 26 और 26 और 5 बेटा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा 5, 5 हमारा राइट हो जाएगा, 5 राइट हो जाएगा। और टाइप नंबर 4 शुरू हो जाएगा। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो टाइप नंबर 4 कह रहा है कि बताओ इकाई का अंक,
इकाई का अंक देखो, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इकाई के अंक के बारे में। तो इकाई का अंक क्या कहता है? इकाई का अंक ये कहता है कि देखो, अगर अगर एक बेसिक सा टाइप पूछ ले हम, बताओ 81, 82, 83 और डॉट 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 89, मतलब 81 से स्टार्ट करते हुए 89 तक हम आपस में सभी संख्याओं का गुणा कराएं तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? एक बात छोटी सी ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी 2 का 5 के साथ गुणा होता है, क्या 2 का 5 के साथ गुणा होता है तो हमारा क्या बन जाता है? इकाई का अंक 0 बन जाता है। सही बात है ना? अगर 2 का 5 के साथ गुणा होता तो इकाई का अंक हमारा क्या बनता है? 0 बनता है। और देखो अगर हम यहाँ देखो तो सीरीज क्या चल रही है, हमें तो मतलब इकाई के अंक से मतलब 8 अगर हम हटा भी दें कुछ देर के लिए, 8 हटा भी दें तो क्या है? सीरीज 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, और सीरीज कहाँ तक जा रही है? 9 तक जा रही है, यही तो जा रही है। अगर देखो देखो तो गुणा में क्या है? 2 और 5 आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, 2 और 5 मल्टीपल हो रहे हैं तो उसका इकाई का अंक क्या बना रहे होंगे गुणा करने पे? 0 बन रहा होगा। अगर 0 बन गया तो बची हुई संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपस में 2 और 5 का गुणा 0 हो रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर बात फैक्टोरियल की जाए, इसी तरह अगर हमने कहा बताओ फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल हम लोगों ने 12th में पढ़ा क्या कि फैक्टोरियल 12th में पढ़ा है। अगर हम कहें फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, तो इस फैक्टोरियल को बाहर निकालो 3, अंदर क्या बचा? 2। अब फिर जो अंदर बचा उसको तुमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 1, फिर उसको बाहर निकाला तो फैक्टोरियल का काम खत्म, यानी 3 दूनी 6 एकम 6। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 3 की तो फैक्टोरियल 3 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। अगर फैक्टोरियल 4 की बात की तो पहले 4 बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा, फिर 2 बाहर आएगा, और ये काम हमें जब तक करना होता है जब तक 1 ना बन जाए, ठीक है ना? तो 4 3 12 दूनी 24, और 24 का मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने फैक्टोरियल 5 की बात की तो 5 बाहर आया, 4 बाहर आया, 3 बाहर आया, 2 बाहर आया और 1 बाहर आया। तो इसका मान अगर इकाई का अंक पूछा तो देखो 2 का 1 में कराया 2, 3 में कराया 6, 6 का 4 में कराया 24, और जैसे ही 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और जैसे ही 5 के साथ हुआ तो आंसर क्या? 0। तो ध्यान रखना कभी भी फैक्टोरियल 4 के ऊपर पूछा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा और आंसर हमारा क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो एक फैक्टोरियल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। अगर बात हम लोग कर लें पावर के रूप में कि पावर के रूप में कैसे निकालेंगे, तो मान लो जैसे हमने कहा 2 की पावर 51, 2 की पावर 51, तो जब भी कभी घातांकी रूप का तुम्हें इकाई का अंक निकालना हो तो दी गई पावर को 4 से विभाजित करो। क्या? दी गई पावर को 4 से विभाजित कर दो, और जो शेषफल आए, जो शेषफल आए उस शेषफल को हम ले लेंगे ना। तो शेषफल क्या आएगा देख लेते हैं। अगर इसको तुमने भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 4। तो उस पर पावर पर वही शेषफल रख लोगे। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, यानी इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है ना? ये काम कब करना है? ये काम जब करना जब शेषफल आए। और अगर शेषफल ही ना आए, जैसे हमने कहा तुमसे 2 की पावर 48 है, 2 की पावर 48 है, तो अगर इसको तुम 4 से भाग दोगे तो शेषफल कुछ आएगा ही नहीं। और जब शेषफल कुछ नहीं आएगा तो स्वयं पावर के स्थान पर तुम कितना? 4 रख दोगे। स्वयं पावर के स्थान पर तुम 4 रख दोगे। तो 2 पॉइंट हैं केवल पावर वाले में। अगर शेषफल आ जाता है, अगर शेषफल आ जाता है तो उसको पावर के स्थान पर रखोगे। अगर शेषफल शून्य आता है तो उस पावर के स्थान पर स्वयं 4 रख दो। क्लियर है ना? स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ 7105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान रखना यहाँ तो बेसिक सी बात कही गई है, केवल संख्या दी गई है 7105 और केवल इकाई का अंक पूछा, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इकाई का अंक यानी पीछे वाला जो अंक होता है वही इकाई अंक होता है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बताओ कह रहा कि 958 में पावर 116, तो इकाई के अंक पे कौन सा नंबर आएगा? तो देखो कह रहा कि 958, क्या 958 की पावर 116, मतलब क्या हम इसको लिख दें 8 की पावर 116, तब भी कोई बुराई नहीं है ना? मतलब इकाई का अंक ही तो हमें चाहिए। अब इसको तुम क्या करोगे? 4 से विभाजित करोगे, और 4 से जैसे ही विभाजित करोगे तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
जैसे ही इसको 4 से विभाजित करोगे तो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। और जब भी कभी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी यानी शेषफल 0 आ रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा था हम क्या करेंगे, स्वयं पावर के स्थान पर 4 रख देंगे। ये नोट पॉइंट आप नोट करोगे कि अगर हम पावर को 4 से भाग दे रहे हैं और हमें शेषफल 0 मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर हम घात के रूप में क्या रख देंगे, ऐसे रूप में 4 ही रख देंगे। यानी 8 की पावर क्या रख देंगे, 8 की पावर हम रख देंगे 4। इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई 4 बार, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ऐसे ही तो लिख सकते हो ना, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 बेटा। अब देखो जाहिर सी बात है 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। और इसका इकाई अंक मल्टीप्लाई कराओगे 4 चौको 16। हमें तो मतलब केवल किससे बेटा, हमें तो मतलब केवल इकाई के अंक से है। और इकाई का अंक हमें क्या मिल जाएगा, हमें इकाई का अंक मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 4 और जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो हमें तो केवल इकाई के अंक से मतलब, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पावर में रिमाइंड, अगर शेषफल बच रहा है तो उसको रखेंगे, नहीं बच रहा है, शून्य बच रहा है, तो हमें 4 ही रखना पड़ेगा। क्लियर ना। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन 6 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ फैक्टोरियल 129 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अभी बताया कि अगर कभी भी फैक्टोरियल की बात करें, हमने कहा फैक्टोरियल 4 तक आप जब करोगे तो 4 निकाला तुमने बाहर, अंदर 3 बचा, फिर 3 निकाला, अंदर 2 बचा, उसके बाद 1 बच गया। इसका तुमने मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, यानी इकाई का अंक तो क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर हमने बात की 5 की, तो 5 निकाला बेटा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 5 चौको 20 तिहाई 60 दूनी 120, यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 120 में 0 हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी नंबर ले लो और अगर सीक्वेंस क्रम में चल रहे हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 5 और 2 का जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई। 129 मतलब 129 निकला होगा, फिर 128 निकला होगा, फिर 127 निकला होगा, और क्या अंतिम अंक रहा होगा 1। इस तरह से इकाई के अंक पे 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। और ऐसी कंडीशन में जब भी कभी 5 और 2 मिलेंगे तो आंसर विल भी 0 हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 से लेकर 59 तक की संख्याओं में जो 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत, मतलब 10 और 59 के बीच वो संख्याएं ले लो जो 2 या 7 इकाई का अंक रखती हैं। अगर हमने 10 और 59 के बीच बात की, 10 और 59 के बीच बात की बेटा, तो टोटल संख्याएं तो हमें पता चल जाए कि संख्याएं कितनी हैं। अगर आप देखोगे टोटल संख्याएं निकालोगे तो संख्याएं 10 से लेकर 59 तक देखोगे तो हमारे पास टोटल 50 संख्याएं हो जाएंगी बेटा। कितनी हो जाएंगी, 50 संख्याएं हो जाएंगी। और निकालने का अगर तरीका देखा जाए तो देखो, निकालने का तरीका भी देख लो, 10 11 और 59 ऐसे लिखा होगा ना, 10 से लेकर निकालने के लिए, तो अंतिम और लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट का अंतर ले लेना, कितना आएगा 49, और इसको डिवाइड किससे दे देना, जो नंबर के बीच में डिफरेंस चल रहा हो, नंबर में डिफरेंस कितने का, और 1, और +1 हमेशा कर देना। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ले लेना और उसको डिवाइड दे देना नंबर ऑफ डिफरेंस से, और +1 हमेशा कर देना। ऐसा काम करोगे तो 49 और 49 से कम 49 और 1 50, यानी नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर हमारे पास हो जाएंगे बेटा टोटल कितने, नंबर हमारे पास हो जाएंगे 50। ठीक है ना। अब तुमसे कह रहा है कि 10 और 59 के बीच जिनका इकाई का अंक 2 आता हो और 7 आता हो, तो 2 वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 2 वाले तो 10 के बाद क्या आएगा बेटा, 12 आ जाएगा, 12 के बाद 22 आ जाएगा, उसके बाद 32 आ जाएगा, उसके बाद 42 आ जाएगा, उसके बाद 52 आ जाएगा। लेकिन 52 के बाद 62 नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा है कहाँ तक, 59 तक। इसी तरह से अगर बात 7 की जाए तो 10 के बाद पहला क्या होगा, 17 जिसका इकाई का अंक 7 होगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर 57 हो जाएगा। इसके बाद 67 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बात उसने कही है 59 तक। मतलब जिनके स्थान पर 2 इकाई का अंक आ रहा वो कितनी संख्याएं हैं, वो हमारी बेटा 5 संख्याएं हैं। और जिनके स्थान पर 7 इकाई का अंक आ रहा वो कितनी संख्याएं हैं, वो हमारी वो भी 5 संख्याएं। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल संख्याएं हो गई हमारी 10। 10 संख्याएं हो गई कितने में, कितने में, टोटल 50 संख्याएं थी, जिनमें से तुम्हारी 10 संख्याएं हो गई, जिनमें से तुम्हारी 10 संख्याएं हो गई। और परसेंट के लिए, परसेंट के लिए 100, 10 पना 50 और 5 से काटोगे यानी 20, मतलब कितने परसेंट संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर 20% संख्याएं हैं जो 2 या 7 के इकाई अंक वाली हैं।
बात क्लियर है ना? यही पूछा था कि 10 से लेकर 59 तक टोटल संख्या तुमने निकाल ली सर, 10 से 59 तक हमारी 50 संख्याएं हैं, लेकिन जिनका इकाई का अंक 2 आ रहा वो कौन सी? 10 के बाद 12, फिर 22, फिर 32, फिर 42, फिर 52। इसके बाद नहीं लेंगे क्योंकि 59 तक का है, इसके बाद लेते 62 जो इससे ज़्यादा हो जाता। सेम कंडीशन 7 के लिए कही, तो 7 के लिए पहली संख्या 10 के बाद कौन सी होगी? 17, फिर 27, फिर 37, 47 और 57। इस तरह से 2 इकाई अंक वाली 5 संख्याएं हो गई और 7 इकाई अंक वाली कितनी? 5 संख्याएं हो गई। तो टोटल 5 और 5 कितनी संख्याएं हो गई? 10। कितने में? तो कितने में? 50 में। तो 10/50 और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा क्या होती है? 20। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था। तो हम लोगों ने आज 4 टाइप देखे और आप सभी लोग कमेंट में बताओगे कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी। और कोई भी अगर समस्या हो रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताओगे कि सर कौन सा टाइप क्लियर नहीं हुआ या क्या आपको समझ में नहीं आया। ऐसी कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, इससे नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अग्निवीर में आप सभी लोग जानते हो 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। उन 15 क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह, जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, उनको हम लोग इसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और धीरे धीरे से एक एक करके सारे चैप्टर्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे जो हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट टाइप के साथ मिल रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।